हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 23 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है G20 समिट हुई है जोहान्सबर्ग में। मैं आपको समझाऊंगा इस समिट का क्या कंक्लूजन निकला, क्या आउटकम निकला, कौन कौन सी बाईलैटरल, ट्राईलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटीज साइन हुई हैं और कैसे उससे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है और क्या क्वेश्चन G20 के ऊपर पूछा गया है। इसका मैं थीम समझाऊंगा और ये कौन से नंबर की समिट है जो हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि भैया कि अब आर्टिकल 240 एक्सटेंड होगा चंडीगढ़ में भी। तो अब ये चीज़ फ्यूचर में एक्सटेंड होगी अगर ये चीज़ प्रपोज हो जाती है, फाइनली एक प्रॉपर लॉ बन जाता है। लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा करंट क्या सिचुएशन है चंडीगढ़ की। अगर यूनियन टेरिटरी है तो कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, और अगर 240 एक्सटेंड किया जाएगा तो कौन कौन से चेंजेस होंगे, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों इसके खिलाफ है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रीन स्मेल्टिंग के ऊपर, किसकी, जो आपका डीप सी नोड्यूल्स होता है। बेसिकली जो डीप सी में आपको मेटल्स मिलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके जब प्रोसेस किया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस में कार्बन का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है। तो जो नया तरीका निकाला गया है इसमें कहीं ना कहीं वो कमी आएगी। मैं आपको समझाऊंगा वो क्या तरीका है, वो कैसे काम करता है और कैसे यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एक स्टडी हुई है बच्चों के ऊपर जहां पे देखा गया है कि बच्चे ज़्यादा रिस्की कब है, मतलब कब ज़्यादा रिस्क पे हैं, जब कोविड-19 का वायरस है या फिर जब वैक्सीनेशन होगा बच्चों का तब ज़्यादा रिस्क है। तो एक प्रॉपर स्टडी का मैं आपको बताऊंगा क्या आउटकम निकला है। आपका ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आर्टिकल का, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गवर्नमेंट प्रपोज करने वाली है अब जो इंश्योरेंस में एफडीआई है वो अब 100% करने की गवर्नमेंट योजना बना रही। मतलब अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 74-75% था अगर एफडीआई होना है, लेकिन अब अगर ये प्रॉपर अमेंडमेंट हो जाता है तब ये पूरा 100% हो जाएगा। अब मैं ये जब 100% होगा तो इसका इम्पैक्ट समझाऊंगा, इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एलआईसी एक्ट क्यों मेंशन हुआ है, IRDAI का मेंशनिंग क्यों हुई है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं GS2 2014 में क्या पूछा है। 100% एफडीआई इज ऑलरेडी अलाउड इन नॉन न्यूज़ मीडिया लाइक अ ट्रेड पब्लिकेशन एंड जनरल एंटरटेनमेंट चैनल। आप एक बार इसको पूरा पढ़िएगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया अब 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में कर दिया गया है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल, टू द पॉइंट रखते हैं क्योंकि अभी इस आर्टिकल के ऊपर और भी बहुत सारे सब्सिक्वेंट न्यूज़ आएंगे, तब मैं वन बाय वन हर एक पॉइंट्स को, हर एक ट्रीटीज को डिस्कस करूंगा। पहले समझते हैं ये क्या है। G20 की समिट हुई है जोहान्सबर्ग में। यहाँ पे क्या एक कॉलिंग की गई है, बेसिकली कहा गया भैया हमें जो है ना ग्लोबल ग्रोथ के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें रीडिफाइन करना पड़ेगा। मतलब अभी तक जो ग्लोबल ग्रोथ के पैरामीटर्स थे जो भी थे उसको हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा, और अब जो लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं मेंशनिंग होनी चाहिए इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आपको पता होगा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंक्लूसिविटी। तो ये GS पेपर 3 का पर्टिकुलर मैंने लाइन आपके सामने मेंशन की है, सिलेबस में लिखा हुआ है ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट है। यहाँ पे कह रहे हैं भैया इंक्लूसिव होना चाहिए, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं G20 में कॉल की गई है, बात की गई है हमें ना इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को प्रमोट करना होगा। हर एक इंसान में कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेट करना होगा, आपस में ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देनी होगी। साथ ही साथ G20 ने अडॉप्ट किया है स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट चेंज एक्शन के रिगार्ड में। मतलब यहाँ पे अब ये भी बात हो रही है कि हम जो क्लाइमेट चेंज के एक्शन होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे और वो उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हर एक कंट्री के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। अब ये जो आपने मेंशनिंग देखी, अभी क्या हुआ COP30 का भी आर्टिकल आया हुआ था लेकिन मैंने वो नहीं लिया क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी वो समझा दिया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो COP30 की जो समिट हुई है बेलम ब्राज़ील में हो रखी है। वहाँ पर भी एक चीज़ पे मेंशनिंग हुई है कि भैया जो फाइनल टेक्स्ट बनाया गया था उसमें फॉसिल फ्यूल फेस आउट को पूरी तरीके से ओमिट कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने कहा भैया ये तो बहुत गलत काम किया है, लेकिन G20 ने क्या किया है, कहा भैया स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अनाउंस किया गया है SIT आप बोल सकते हो, जिसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। अब टेक में क्या है, टेक इज़ वेरी ब्रॉड थिंग। टेक में आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन टॉप। इनोवेशन का सेंस क्या है, इनोवेशन मतलब हर तीन जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनमें जो भी इनोवेटिव अप्रोच है वो आपस में एक्सचेंज होंगे और वो डेवलपमेंट में यूज़ होंगे, किसका,
इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मतलब बेसिकली इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिटी को डेवलप किया जाएगा, इंक्लूसिविटी पे फोकस किया जाएगा, ग्रोथ जो होगी वो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रपोज किया गया ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, मतलब ग्लोबल लेवल पे एक ऐसी लाइब्रेरी टाइप या रिपोजिटरी बने जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की मेंशनिंग हो, हर एक देश का जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज हो वहाँ पे डाली जाए। इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कुछ की इनिशिएटिव जो प्रपोज किए गए। पहला इसमें क्या है, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। अब जो जोहानिसबर्ग में हुआ है, कहाँ पे, अफ्रीका में है। तो यहाँ पे बात की जा रही है भैया, यहाँ पे जो 1 मिलियन पीपल है अफ्रीका के, उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ केयर की रिस्पॉन्स टीम प्रॉपरली बनाई जाएगी, काउंटर ड्रग टेरर नेक्सस इनिशिएटिव किया जाएगा, जिससे क्या हो, जो टेरर और ड्रग का एक नेक्सस चल रहा है उसको काउंटर किया जा सके। ओपन सैटेलाइट डेटा की पार्टनरशिप बनाने की बात की गई है, क्योंकि स्पेस भी आज के समय एक बहुत बड़ा डोमेन है जहां पे वॉरफेयर एक एक्सटेंसिव लेवल पे हो रही है। तो हमें एक रेगुलेट करना होगा कि जो सैटेलाइट लेवल पे, स्पेस लेवल पे जो हमारे डेटाज हैं उसमें एक आपस में पार्टनरशिप हो, क्रिटिकल मिनरल कहीं ना कहीं क्या हो, सर्कुलेट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही देश के पास डोमिनेंस है। हम क्रिटिकल मिनरल्स का एक प्रॉपर सर्कुलैरिटी रखेंगे, जिससे हर एक कंट्री का जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो सके। यहीं पे बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई है साउथ कोरिया, वियतनाम और अलग अलग कंट्रीज के साथ। बेसिकली ये पहली G20 समिट है जो अफ्रीका होस्ट कर रहा था। यूएसए ने इस चीज को बायकॉट किया था लीडरशिप लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पीएम मोदी अब इसके बाद अटेंड करेंगे IBSA। अब ये क्या है, ये है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका समिट जो होगी। वहां पे डिस्कशन किस बात पे होगा, वही सेम चीज जो हमने ब्रिक्स वाले में देखा, उसके बाद G20 देखा, तो अब IBSA में भी इसी चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। हम कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेंगे। ब्राजील क्यों मैंने मेंशन किया, क्योंकि COP30 जो है वो बेलम ब्राजील में हुई थी, ठीक है। चलो, अब इसका थीम देखते हैं, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे इक्वालिटी की जगह फ्रैटर्निटी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी अक्सर थीम के जो फैक्ट्स होते हैं, वर्ड्स बेटा, उसको रिप्लेस कर देती है, ठीक है। तो 20th ये समिट हुई थी। अब नोटिस करिए 23 का क्वेश्चन क्या पूछा गया। G20 समिट के रिगार्ड में क्वेश्चन पूछा गया, क्या है भैया, G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। क्या ऐसा है? यस, एब्सोल्युटली राइट। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी पब्लिक या फिर सोशल एस्पेक्ट के रिगार्ड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंशनिंग की गई है, देयर आर हाई चांसेस कि वो सही होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बोथ 1 और 2 इज राइट। चलो, अब ये देखिए 25 का क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिक्स के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर। क्या क्वेश्चन था, 16th ब्रिक्स समिट, ये सही था, ये सही था, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया मैंने। इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया, ये सब क्या है, नए मेंबर एडमिट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस कर दिया थीम को, मल्टीलैटरलिज्म को मल्टीकल्चरलिज्म बना दिया है कि नहीं। अब नोटिस करो वही सेम चीज ये लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं क्या, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी को उठा करके फ्रैटर्निटी कर देंगे वो। तो ये रिप्लेसमेंट होता है। अब अगर आप बोलो सर आपने तो प्रिडिक्शन कर दिया, या आप भी प्रिडिक्शन कर सकते हो, बेसिकली ये मैंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम नहीं किया है, या ऐसा कर दिया कि ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। इट इज़ वेरी बेसिक थिंग, जो आप पढ़ रहे हो उस पढ़ी हुई चीज़ से कैसे आप एक नई चीज़ को निकाल पा रहे हो जो फ्यूचर में यूज़ कर सको। तो अभी जो 17th हुई थी वो कहाँ हुई थी, आप बोलो सर वो हुई थी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुई थी। तो वहाँ का भी तो आपको पता होना चाहिए ना, क्या थीम, तो क्या बोलोगे, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल साउथ को रिप्लेस करके ग्लोबल नॉर्थ लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, सेंटर प्लान कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल लाने का 25 में, और इससे क्या होगा, चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में ले आया जाएगा। अभी केवल बिल प्रपोज करने की बात की गई है, प्लान हो रहा है, तो बहुत डिटेल में लेकर के नहीं गया हूं मैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं आर्टिकल 240 अगर हो जाता है प्रपोज तो उससे क्या होगा। तो अगर 240 में चंडीगढ़ को डाल दिया जाता है, उससे क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली अथॉरिटी हो जाएगी लेजिस्लेट करने की, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। क्योंकि इससे क्या है, चंडीगढ़ में यूटी है बेसिकली वो, विदाउट लेजिस्लेचर। तो 240 में डालने से ये हो जाएगा कि अब प्रेसिडेंट की डायरेक्ट पावर आ जाएगी। अब ये बिल अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट इंट्रोड्यूस होगा। तो चंडीगढ़ जिस तरीके से बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। अगर आप नोटिस करोगे जिस तरीके से अंडमान निकोबार है, सेम उसी तरीके से इसकी भी कहीं ना कहीं पोजीशन रखने की बात की गई है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ है कांग्रेस की तरफ से, अलग अलग पार्टीज की तरफ से। उनका कहना है
भैया ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म पे अटैक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट स्टेटस क्या है, आप बोलो सर यूटी है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। यहाँ पे गवर्नर जो है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है। वो गवर्नर कौन सा? पंजाब का गवर्नर अंडर आर्टिकल 239। लेकिन अब जो बात कही जा रही है कि इसी चंडीगढ़ को उठा करके आर्टिकल 240 में डाल दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाएगी कि अब वो लॉ मेकिंग कर पाएगा चंडीगढ़ के रिगार्ड में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल हो पाएगा और चंडीगढ़ को जिस तरीके से अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को देखा जाता है सेम उसी तरीके से चंडीगढ़ भी ट्रीट होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज़ पे बात करता है पहले वो बताता हूँ मैं आपको। आपको पता है जो आपका डीप सी होता है, समुद्र का एकदम बोलते हैं ना डीप जो एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग की अपॉर्चुनिटी है। एक्सप्लोरेशन अगर किया जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल है, रेयर अर्थ है, काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई जो आपका अभी तक तरीका अपनाया जाता था क्या होता था, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये होता था, मान लो ये आपका, ऐसे समझाता हूँ, ऐसे समझो, ये आपका पूरा समुद्र है मान लो, ठीक है। ये ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा समुद्र है, ये आपका मिड डीप एरिया है मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, मतलब छोटे 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 मेटल्स होंगे यहाँ पे मान लेते हैं। तो जब मेटल्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अब ये एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले आए। अब बाहर जब लाते हैं तो उसमें ऑक्साइड होता है, मेटालिक ऑक्साइड जिसे कहते हैं। तो हर एक मेटल पे ऑक्साइड चिपका होगा। तो अक्सर क्या किया जाता है, जो कार्बन होती है, कार्बन को इससे पास किया जाता है, कार्बन गैस को। तो कार्बन गैस क्या करती है, जो मेटालिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके वो बाहर निकल जाती है। तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। और फिर बचता क्या है? फिर वो प्रॉपर मेटल प्योर होके बच जाता है। ये तो जनरली अभी तक का तरीका है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो क्या हो रहा है, CO2 का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब जो ग्रीन स्मेल्टिंग की बात की गई उसमें क्या होगा, यहाँ पे वही सेम तरीका होगा, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से मेटल को उठा करके बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे कार्बन की जगह हम हाइड्रोजन गैस को ट्रांसफर करेंगे। अब जो हाइड्रोजन गैस पास होगी किधर से, ये जो आपका पूरा मेटालिक नोड्यूल्स देख रहे हो या फिर छोटे छोटे कंकड़ जो है, ठीक है, मेटल्स के, तो उससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देगी तो बन जाएगा H2O। तो ये कहीं ना कहीं क्या ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज दिस होल प्रोसेस। आर्टिकल बहुत छोटा सा है लेकिन इसके अंदर है बहुत सारी चीजें। तो अभी जो न्यू हाइड्रोजन बेस्ड स्मेल्टिंग प्रोसेस है ये डेवलप किया जा रहा है। तो अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा कार्बन की जहां पे किस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और इससे क्या होगा, जो निकल कॉपर कोबाल्ट है इसको प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस आर्टिकल में बस आपको इतना ही जानना है। अब ये कैसे काम करता है आप खुद देखो, हीट किया जाएगा, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन को इंजेक्ट किया जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, रिमूव हो जाएगी ऑक्सीजन, फिर H2O बन जाएगा। आप एक बार इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इन डिटेल यहाँ पे आपको वैसे ही समझा दिया है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे अगर जो सी बेड है वहां पे माइनिंग हो रही है तो उसका लाइसेंस कौन देता है? तो आप बोलो सर वहां पे जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होती है ना वो देती है। अब नोटिस करो क्वेश्चन 21 का, कह रहे हैं ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस, एज इट इज वही लिखा है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सी बेड, क्या ऐसा सही है? एब्सोल्युटली सही है। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन दिस सी फ्लोर। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या रेयर अर्थ मिनरल प्रेजेंट है सी फ्लोर पर? बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल प्रेजेंट है। सो 2 इज राइट वन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल में बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा। कभी भी अगर कोई हेल्थ सेक्टर पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मेंस में तो वहां पे यूज कर सकते हो। तो यूके में एक स्टडी हुई है जहां पे उन्होंने एनालाइज किया 13.9 मिलियन बच्चों को, ठीक है। वहां पे क्या क्वेश्चन क्या उठा था? क्वेश्चन ये उठा था कि अगर किसी बच्चे को कोविड-19 होता है, ठीक है, मान लेते हैं, तो कोविड-19 होने के बाद ज्यादा खतरा हो जाता है बच्चे को, या फिर उस कोविड-19 होने के बाद वैक्सीनेशन अगर लगा दी जाती है तब खतरा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा आजकल बहुत ज्यादा ये न्यूज फैली थी कि जिन जिन लोग को वैक्सीन लग रही है उनको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। तो स्टडी में ये चीज देखी गई है कि भैया जब इन्फेक्शन होता है कोविड-19 का तो उससे रिस्क ज्यादा है, चाहे वो ब्लड क्लॉट्स के बारे में बात की जाए, चाहे प्लेटलेट के बारे में बात की जाए, चाहे फिर हार्ट रिलेटेड चीज़ें की बात की जाए, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का जो रिस्क है वो उतना नहीं है, वो केवल शॉर्ट टर्म है, माइल्ड राइज होता है उसमें हार्ट के रिस्क लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई साहब वो उतना इम्पैक्टफुल होगा जितना इम्पैक्टफुल कोविड-19 का वायरस दिक्कत पैदा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया है कि वैक्सीनेशन जो है वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, इन्वर्सली इम्पैक्ट नहीं करेगा हेल्थ के
ऊपर। तो ये जो मैंने 2 से 3 पॉइंट बोले, ये सब तो सिर्फ आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है आपको। ये 2-3 पॉइंट बोले, इस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं कभी भी हेल्थ के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है। आपको बताया कोविड के ऊपर एज इट इज क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2 पूछे गए हैं एज इट इज। कोविड वैक्सीन के ऊपर पूछे गए थे। आपका होमवर्क क्या है, आप कोविड वैक्सीन पीवाईक्यू लिख दीजिए या कोविड पीवाईक्यू लिख दीजिए, आपको दिख जाएगा कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पिक करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, बड़ा छोटा सा आर्टिकल, लेकिन इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने वाली है कौन सा, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 विंटर सेशन में। अब इसमें जो प्रपोजल डाली गई है वो है बेसिकली कि अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक क्या हो रहा था, वो था 74%, ठीक है, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया है 100%। मतलब अब अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो 100% कर सकता है। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो बहुत ही डीपन करना चाहती है सरकार, उससे ग्रोथ को और बूस्ट करना चाहती है, साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना चाहती है। कल के आर्टिकल में आपको मैंने क्या बताया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार इंप्रूव करने के चक्कर में वो जो एडिटोरियल था वहां पे क्या था, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को ईज कर दे रही है। इससे क्या हो रहा है कि कभी भी किसी इंडस्ट्रीज को कहीं पे अगर लगाना पड़ रहा है अपना प्लांट, तो वो ग्रीन बेल्ट को सही से नहीं बना रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो उसका इन्वर्स इंपैक्ट इकोलॉजी पे हो रहा है और प्रॉपर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन नहीं हो पा रहा है। अब ये जो चीज़ है अनाउंस पहले ही बजट में की गई थी, लेकिन अब क्या होगा, इसको बात की जाएगी इसको इंट्रोड्यूस करने की। अब अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं, अगर ये इंट्रोडक्शन किया जाएगा तो उसमें इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 56 और आईआरडीआई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपका इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट करने वाली बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे आप आईआरडीएआई कहते हो। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों के तीन में एक्ट और अमेंडमेंट किए जाएंगे टू मेक 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो ये आपका मेन पार्ट था। अब मैं बात करता हूं इसका इंपैक्ट क्या होगा। अगर मैं पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा। टेक और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी अच्छी खासी होंगी, सेक्टर वाइज ग्रोथ भी और अच्छी होगी, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें रूरल और आपका अंडर सर्व्ड एरियाज में, कंपटीशन भी अच्छा होगा, और कंपटीशन जब अच्छा होगा तो प्रोडक्ट्स भी बेटर हो जाएंगे और प्रीमियम्स भी लो रहेंगे। अगर यहीं पे बात करूं निगेटिव रिस्क की, तो यहाँ पे क्या है, फॉरेन डोमिनेंस होने का खतरा बढ़ जाता है इंडिया की इंश्योरेंस मार्केट में। इससे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ सकता है डोमेस्टिक प्लेयर्स पे, जैसे एलआईसी। अगर कोई बाहर का एक बोलते हैं ना, आप मान लो एआईसी आ गया, ठीक है, अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, तो उससे क्या हो, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्लेयर्स एलआईसी जैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, और चांसेस ये हो सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट कमाएंगे ये फॉरेनर्स, ये बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इंपैक्ट तो ये कहा गया है कि भैया बूस्ट कर सकता है ग्रोथ और एफिशिएंसी को, बट ऑन द मीन टाइम सॉवरिटी, डोमेस्टिक कंट्रोल कंसर्न्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या हो गया, अगर कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा जाएगा तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ। यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी तो इंश्योरेंस होता है, आप लोग गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, आज तो समय जिस चीज का बोलो उस चीज का इंश्योरेंस बाकी है ना, हर चीज का बोलो सर, आप बोलो इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड होगा। मोबाइल फोन ले लो सर, उसका इंश्योरेंस ले लो, मतलब भरोसा किसी चीज का नहीं है। हर एक जहां कोई ना कोई एक रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरेंस की, और उस पर प्रीमियम जो होता है उसी से मेन प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि डेटा प्राइवेसी का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है कि नहीं। अगर कभी भी कहीं कोई कंपनी है इंश्योरेंस की, वो कोई भी डेटा को कलेक्ट कर रही है, तो डेटा का यूसेज कैसा होगा, ये भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। डेटा का यूज, और उस यूज से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एलएलएम या एआई को ऐसा ट्रेन किया जाए जिससे इंडिया की डेटा सॉवरिटी इंपैक्ट हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ा एक एथिकल कंसर्न भी खड़ा होता है सामने। अब यहां पे 2 से 3 वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। एक तो एफडीआई, इसको नोट कर लो आप लोग। दूसरा है एफआईआई, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब एक बात समझो, जब भी फॉरेन वर्ड आ रहा है मतलब कोई बाहर देश का नागरिक आ करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट या फिर पैसा डाल रहा है। तो जब कभी हम कह रहे हैं भैया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आप बोलोगे भैया जो फॉरेनर्स या फिर जो विदेशी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपकी पेंशन कंपनीज हो गई, या फिर आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनीज या बाहर देशी कंपनीज, जब इंडिया में आकर के पैसा डालें तो उस पैसा डालने को हम लोग कहते हैं एफआईआई। मतलब बेसिकली वो सिर्फ कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डाल रही हैं, वो आकर के कोई भी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं कर रही हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है, शॉर्ट टर्म,
ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉस के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। अब वहीं पे अगर बात करें एफडीआई की, तो एफडीआई में क्या होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म कहा जाता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एक प्रॉपर फॉरेन कंपनी आएगी, वो सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा, कंपनी आकर के इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिजिकल इंफ्रा का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं आप देखोगे एफडीआई में जो ओवरऑल मैनेजमेंट को ओवरसी किया जाएगा। वहीं पे अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखो, बेसिकली कंपनी के बस स्टॉक पे करती है, वो डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं होता है। इसी के साथ एक और वर्ड आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, यहां पे एफआईआई में क्या है, एक इंस्टीट्यूशन होगा, बेसिकली कोई कंपनी होगी जो इंडिया में पैसा लगाएगी। वहीं पे जब एफपीआई की बात हो रही है तो यहां पे क्या होगा, एक फॉरेन इंडिविजुअल जब पैसा लगाएगा किसी कंपनी के माध्यम से, नहीं खुद आकर के, मान लो कोई आपका अमेरिका का नागरिक या फिर कोई यूके का नागरिक आकर के इंडिया में पैसा डालेगा, अकेला डाल रहा है ना, तो वो आपका एफपीआई कहलाता है। तीनों के ऊपर करीबन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एक बार चेक करिएगा, आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। फिर नोटिस करिए क्वेश्चन क्या है, 2003 में पूछा गया, या आपका होमवर्क है, आप एक बार इसको पढ़िएगा। कह रहे हैं आउट ऑफ 100% एफडीआई अलाउड इन इंडिया टी सेक्टर, फॉरेन फर्म्स वुड हैव टू डिसइन्वेस्ट 33। क्या ऐसा है? नहीं, कभी भी प्रेशराइज नहीं होता कि इस चीज को लेकर के आपको ये ऐसे ऐसे करना है। सेकंड आर्टिकल, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिगार्डिंग द एफडीआई इन प्रिंट मीडिया इन इंडिया, द सिंगल लार्जेस्ट इंडियन शेयर होल्डर शुड हैव होल्डिंग हायर देन 26%। क्या ये सही है? आप बोलोगे एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।